नमस्कार, हमारे चैनल का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। 27 का सत्ताधीश कौन होगा? इसको लेकर उत्तर प्रदेश में देखिए सारी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यहां पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपना वापस से खाता खोलने में जुटी हुई है। लेकिन बीते दिन जो तस्वीरें लखनऊ के कालिदास मार्ग से सामने आई, वो आम दिनों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर। अब देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के बीजेपी को नया प्रदेशाध्यक्ष मिला है, तब से जो तस्वीर है बीजेपी में वो थोड़ी हलचल वाली देखने को मिल रही है। एक तरफ पंकज चौधरी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, वो कई तरह से कार्यकर्ताओं को अल्टीमेटम देते हुए भी नजर आए। तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए तो वो पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। अब ऐसी ही कुछ तस्वीर बीते दिन लखनऊ से सामने आई, जहां पर 5 कालिदास मार्ग पर एक बैठक हुई, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी। करीब करीब सवा घंटे तक ये बैठक चली और यूपी के भावी राजनीति का यहाँ पर पूरा खाका तैयार किया गया। इनकी भविष्य में यहाँ पर यूपी की राजनीति में किस तरह से बीजेपी परफॉर्म करने वाली है, उसको लेकर चर्चा हुई। अब देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए, 17 की बात की जाए, लोकसभा चुनाव यहाँ पर बात विधानसभा चुनाव की बात की जाए, या फिर 22 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो बीजेपी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया है, उसके बाद तो यहाँ पर मजबूती और बीजेपी अपने अंदर चाहती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सत्ता में पूरे देश की सत्ता पे काबिज होगा, उसका रास्ता हिंदी पट्टी राज्य से होते हुए गुजरता है, और वो हिंदी पट्टी राज्यों का जो सबसे मजबूत राज्य है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। अब ऐसे में जो बैठक हुई है, बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, और ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी थी। तो ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था, वो कुछ और नहीं बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन का पुनर्गठन था। चर्चा इस बात पर हुई कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार और संगठन का चेहरा कैसे हो। अब चेहरा हम यहाँ पर इसीलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति है, वो एक तरफा हो चुकी है, पूर्वांचल की तरफ ज्यादा हो चुकी है। अब ऐसे में रीजनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगी कि क्यों उत्तर प्रदेश में रीजनल बैलेंस इतना ज्यादा जरूरी है, और आखिरकार जो इस बैठक में रणनीति बनी है, क्या वो रणनीति सच में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि एक तरफ आप विपक्ष को देखिए, तो विपक्ष यहाँ पर पिछड़ी जातियों को लेकर लगातार आता हुआ नजर आता है। समाजवादी पार्टी का अपना समीकरण है, वही समीकरण। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपने कोर वोट बैंक के साथ साथ बाकी वोट बैंक को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? तो सबसे पहले देखिए, बैठक का नेतृत्व और भूमिका की हमने यहाँ पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में साल 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जो कि मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया। अब संभावित टाइमलाइन की बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर चर्चा ये तो जरूर की कि थोड़ा यहाँ पर विस्तार हो सकता है कैबिनेट में, संगठन को मजबूत करने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये तैयारी होगी कब तक? जो प्लान बनाया गया है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उसको एग्जीक्यूट कब किया जाएगा? तो देखिए, अभी जो चर्चा हो रही है उसके अकॉर्डिंग खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार का समय हो सकता है, यानी कि 14 जनवरी 2026 के बाद नए साल के अवसर पर ये बड़ा बदलाव देखने को वहां पर मिलेगा। अब जानकारी ये भी है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में या फिर तीसरे हफ्ते के आसपास विस्तार की घोषणा हो सकती है। अब जानकारी ये भी है कि दिल्ली हाईकमान से स्वीकृति मिलने के बाद ही विस्तार पर पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि दिल्ली हाईकमान से जब तक इसको लेकर बिल्कुल अप्रूवल नहीं मिलेगा, तब तक इसको लेकर कोई बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बैठक खत्म होती ही जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे पंकज चौधरी, वो तुरंत रवाना हो गए देश की राजधानी दिल्ली के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि लखनऊ में जो पूरे नामों का पैनल तैयार हुआ है, जब दिल्ली दरबार में उसको लेकर अंतिम चर्चा होगी, वहां से जब अप्रूवल मिलेगा, तब जाकर उसको लेकर घोषणा होगी और शपथ ग्रहण समारोह उसको लेकर होगा। यानी कि साफ तौर पर मिशन 2027 के लिए बीजेपी यहाँ पर फुल प्रूफ तैयारी कर रही है। अब कितने मंत्री और कौन-कौन यहाँ पर अभी तक कैबिनेट में कौन-कौन है, उसको लेकर भी देखिए, संभावित कैबिनेट विस्तार में लगभग 5 से 6 मंत्रियों को जगह मिल सकती है, उनको यहाँ पर शामिल करने की चर्चा है। चूंकि योगी कैबिनेट के रैंक और डिपार्टमेंट में नई नियुक्तियां भी संभावित है, इसको लेकर अभी तक की अगर बात करें तो 60 के करीब करीब वो रख सकते हैं, और अभी यहाँ पर जो जगह है वो लगभग 6 की खाली है। तो ऐसे में संभावना यही है कि रिक्त पदों को भरने के साथ साथ यहाँ पर संतुलन बनाने के लिए और क्षेत्रीय समीकरण को यहाँ पर साधने के लिए जरूर इस पर जोर दिया जा सकता है। अब संगठन में बदलाव और सरकार के बाहर इसका असर क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए,
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, जिनको नियुक्त किया गया, उनकी सक्रिय साझेदारी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब ये समझिए क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश बेहद ही विशाल राज्य है। अब यहाँ पर प्रशासन आप नहीं चला सकते हैं सिर्फ, जब तक आपका क्षेत्रीय बैलेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और पूरी राजनीति को साधने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रीजनल बेल्ट को बहुत ध्यान में रखें। अब रीजनल बेल्ट क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा से इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आए हैं। मोटा मोटी एक बार अगर इस पर नजर डालें, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो 5 हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में पूरा बटा हुआ है। पहला है आपका पूर्वांचल, दूसरा है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका अवध का क्षेत्र, और चौथे की बात करें तो बुंदेलखंड पूरा आपका रीजन हो गया। उसके बाद रोहिलखंड आपका पूरा रीजन हो गया। यानी कि हर क्षेत्र की जातीय संरचना अलग है, राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग है, और उसके साथ ही हर क्षेत्र के चुनावी मुद्दे अलग है। अब मान लीजिए सिर्फ पूर्वांचल के ही यहाँ पर मंत्री होंगे, तो जो बाकी 4 क्षेत्रीय जितने भी रीजन है वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे। अब जब वो 4 कटा हुआ महसूस करेंगे, तो वोट बैंक कहां तक खिसक सकता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद पूर्वांचल गोरखपुर से आते हैं, उसके बाद जो नए प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पूर्वांचल रीजन से आपके आते हैं। तो ऐसे में जो संगठन और सरकार है, दोनों का जो केंद्र बिंदु झुकता हुआ नजर आ रहा है वो है आपका पूर्वांचल रीजन के ऊपर। अब ऐसे में यही कारण है कि पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड जो आपका रीजन है उसमें बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि पूर्वांचल पर तो यहाँ मेन फोकस नजर आ ही रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष भी पूर्वांचल क्षेत्र से हो चुके हैं, तो ऐसे में कटाव यहाँ पर महसूस जरूर हो रहा है, तो उन मुद्दों को लेकर चर्चा भी जरूरी है। तो पश्चिमी यूपी, जो कि लोकसभा और विधानसभा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर किसान राजनीति, जाट गुज्जर समीकरण, शहरी मतदाता यहाँ पर अपना अहम रोल अदा करते हैं। अब यही वजह है कि यहाँ पर अब उम्मीद यह है कि 27 को देखते हुए संदेश ये होगा कि यूपी से एक मजबूत कैबिनेट में चेहरा जरूर लेकर आया जाए, क्योंकि सरकार सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं पूरे प्रदेश की होती है। अब क्षेत्र की यहाँ पर मैं बात करूं तो लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली जैसे जिले हैं, यहाँ पर प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र से बेहद संवेदनशील होता है ये। तो अवध को अवसर देने के लिए नीति निर्माण का केंद्र माना जाता है। ऐसे में कैबिनेट में अवध से प्रभावी नेतृत्व यानी कि एक स्ट्रॉन्ग चेहरा जरूर यहाँ पर लाने की तैयारी की जा रही है और बेहद जरूरी भी है। अब बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पर पानी का मुद्दा हमेशा से बुंदेलखंड में प्रबल रहा है। उसके साथ पलायन, विकास, और ये भी काफी बड़ा मुद्दा रहा है। तो ऐसे में नए चेहरे में इसको भी शामिल करने की जरूरी है, क्योंकि सरकार का आपने हमेशा ये स्लोगन जरूर सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। अब ऐसे में राजनीतिक रणनीति तो इसको लेकर यही कहती है कि हर क्षेत्र को लगे कि सरकार हमारी आवाज है, यानी कि सिर्फ पूर्वांचल क्षेत्र को नहीं लगे कि सरकार हमारी आवाज है, बल्कि आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी लगे, आपके अवध को भी लगे, और आपके बुंदेलखंड रीजन को भी लगे कि सरकार तो हमारी है और सरकार की आवाज भी हमारी है। उसके साथ ही अगर बात करें तो विपक्ष को एक तरफा यहाँ पर सत्ता नहीं मिले, इसको लेकर भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि चुनावी संतुलन इज इक्वल टू क्षेत्रीय संतुलन, ये पूरा कैबिनेट विस्तार में मोटो रह सकता है। अब निष्कर्ष यही है कि पूर्वांचल की ताकत को बनाए रखते हुए पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड को साथ लेने की यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी की जाए, तभी जाके आप मोटा मोटी यहाँ पर देख सकते हैं कि 2027 का जो पूरा फोकस है वो यहाँ पर केंद्रित होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो क्षेत्रीय संतुलन की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, साथ ही जातीय समीकरण यहाँ पर मेन मुद्दा है। अब देखिए क्षेत्रीय विस्तार की जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष का अपना एक समीकरण है, विपक्ष का अपना एक अलग से वोट बैंक है, और सत्ता पक्ष का अपना अलग वोट बैंक है। लेकिन जिस तरह से विकास की गाथा लिखी जाएगी, उसी हिसाब से आपका वोट बैंक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर घटता हुआ नजर आएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर रीजन्स का जिक्र किया, अगर मान लीजिए किसी एक रीजन में ही विकास की बहार दिख रही है और एक रीजन पूरा सूखा नजर आ रहा है, तो ऐसे में वहां की जनता बेशक उनका कोर वोट बैंक होगी, लेकिन जब तक उनकी जो नेसेसिटी है वो पूरी नहीं होगी, जो उनके अधिकार है वो पूरे नहीं होंगे, वहां की जनता भी किसी पार्टी को वोट देने वाली नहीं है। और ये तस्वीर तो आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देख ली होगी कि इतना मजबूत यहाँ पर कोर बीजेपी का था, लेकिन बीजेपी को वहां पर भी मात खाने को मिली, और एक बड़ी अच्छी और कड़ी टक्कर यहाँ पर विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के वक्त बीजेपी को दी थी। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल साफ है कि जनता बहुत समझदार है। जनता को आप मूर्ख तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। जनता को मूर्ख बनाएंगे तो जनता आपके साथ क्या कर सकती है, इसका हम कह नहीं सकते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि आपके आपके पास कितनी ताकत है, आपके एक वोट में कितनी ताकत है। तो ऐसे में
जो अब यहाँ पर कैबिनेट विस्तार होगा और जो खाली पद है उसको भरा जाएगा, उसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव है। और लोकसभा चुनावों के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जो जितिन प्रसाद थे, उसके अलावा बात करें तो राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, इन जैसे नेताओं के सांसद बनने के बाद ये कुछ पद खाली हो गए हैं, तो ऐसे में उनको भरने के साथ-साथ यहाँ पर नेताओं को प्रमोट करने की भी तैयारी की जा रही है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ज़िक्र कर रही हूँ, कई नई मंत्री की यहाँ पे नियुक्ति तो होगी, विभागों का पुनर्गठन होगा, संगठन को मजबूत कराने की कोशिश की जाएगी और संगठन और सरकार के समीकरण पर मेन फोकस होगा और 2027 चुनाव के हिसाब से मजबूत सियासी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। तो अब देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार में कौन-कौन से आपको चेहरे देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कौन-सा मजबूत चेहरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, अवध से, बुंदेलखंड से, यहाँ पर कौन से चेहरे आपको मजबूत देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हर क्षेत्र की जनता को लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी है और सरकार की आवाज भी हमारी है, यानी कि हमारी आवाज सरकार की आवाज है। ये जनता को प्रमुख तौर पर लगना चाहिए और शायद यही वजह है कि यहाँ पर संगठन विस्तार माफ कीजिएगा कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर हो चुकी है और कड़े फैसले इसको लेकर लिए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय बैलेंस को ध्यान में रखते हुए क्या बीजेपी 27 का सत्ताधीश का ताज लेकर जा पाएगी या फिर विपक्ष यहाँ पर भी कोई सेंधमारी करने में कामयाब होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी राय हम तक पहुंचती है तभी जाके हम पूरे मुद्दे हैं उसमें उनको शामिल करते हैं। फिलहाल आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।